अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। लेकिन एक छोटा सा मुझे घटना भी याद आ गई कि अगर कोई खुद ही अपनी जिंदगी को ही प्रकाश से अंधकार की ओर खींच ले, कोई अपनी जिंदगी को प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा शुरू कर दे, तो उसे तो कोई भी नहीं बचा सकता। उसे तो ईश्वर भी यानी स्वयं नारायण भी आ जाए तो वो भी उसे संभाल नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति ने खुद ही अंधकार को चुना हो। जो कि महाभारत में गांधारी एक ऐसी पात्र है जिन्होंने प्रकाशवान होते हुए भी जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, यानी अंधकार की यात्रा उन्होंने स्वयं चुनी, जिसके कारण उनका पूरा जीवन अंधकारमय रहा। उनके साथ जितने जुड़े हुए पात्र थे वो भी अंधकारमय रहे। उन्होंने किसी ने भी जीत हासिल नहीं की, क्योंकि उनकी जो मुखिया है, जो उनको उद्धार करने वाली है, जो उनकी माता है, जो उनके घर की महिला है, वही उन्होंने अंधकार की यात्रा चुन ली, सिलेक्ट कर ली, तो उन्हें भगवान नारायण भी प्रकाश नहीं दिखा पाए, क्योंकि ये है हमारा पहला कदम। इसीलिए कहते हैं कि पहला कदम हम जैसा उठाएंगे ईश्वर भी उसी तरह से हमारी सहायता करते हैं। यदि हमने भाषा सीखनी है या कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जीरो से यानी कि अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो क ख ग यानी वर्णमाला को समझना होगा। वर्णमाला अगर समझ में आ गई तो उसका उच्चारण सही करना होगा। उच्चारण सही आ गया तो उसके शब्दों को जोड़ना होगा। उसके शब्दों को जोड़ने के लिए जो व्याकरण उसमें इस्तेमाल होती है उस व्याकरण को समझना होगा, और उस व्याकरण से बने शब्दों के अर्थ को समझना होगा, उसके भाव को समझना होगा। तब जाकर हम व्याकरण का सही अर्थ समझ पाते हैं, भाषा के भाव को समझ पाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आई हूं जो कि है हाउ टू इम्प्रूव हिंदी लैंग्वेज। हम अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज को हम इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहले तो वर्णमाला आती है। वर्णमाला अगर आपने सीख ली तो उसका उच्चारण करना हमें आना चाहिए। जैसे कि स्वर और व्यंजन का भेद समझना जरूरी है। स्वर को समझने के लिए हमें इतनी सी हमें आवश्यकता है कि जो आवाज मुख के अंदर से बिना किसी रुकावट के सीधे दूसरे तक पहुंचती है। बिना रुकावट का मतलब है कि मुख के अंदर से किसी भी भाग को छुए बगैर जो भी आवाज आ ई उ ए ऐ ओ औ ये सारे स्वर हैं। कि स्वर क्या है? ए ई आई ओ यू वो भी सीधे मुख से निकलते हैं बिना किसी भाग को छुए बगैर। स्वर भी वही है। स्वर यानी आवाज कोई भी हो सकती है, जो भी बाहर से आ रही है, टिंग टोंग, चिड़ियों की आवाज, ये सर। लेकिन आवाज दो तरह से हो सकती है, दो तरह से समझना होगा, एक स्वर और एक व्यंजन। व्यंजन वो है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। व्यंजन वो है जो मुख के अंदर किसी ना किसी भाग को टच करके बाहर आते हैं, यानी छू कर बाहर आते हैं, और बाहर आने के लिए उन्हें स्वर की जरूरत होती है। गले से जो स्वर निकलता है, गले से जो आवाज निकलती है, वो आवाज जब व्यंजन के साथ टच होकर व्यंजन के साथ जुड़कर बाहर आती है तब व्यंजन यानी कि हमें, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स की आवाज आप तक तब पहुंचती है जब उसमें स्वर मिल जाता है। अब इनको बोलना कैसे है ये सीखना होगा। स्वर हमने सीख लिए, क्या ये स्वर हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं, जिनको हम
व्यंजन में जोड़कर इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल हम मात्राओं के द्वारा करते हैं। मात्राएं लगाकर इनका प्रयोग होता है और स्वतंत्र रूप से भी इनका प्रयोग होता है। जैसे आ और ओ मिला दो तो एक शब्द बन गया आओ, है ना। इसी तरह से स्वरों को हम कैसे बोलना है, किस तरह से उनको ऐड करना है, किस तरह से हमने उसकी आवाज बाहर निकालनी है, उसका भाव क्या है। जब एक शब्द बन जाता है तो उसके भाव को स्वीकार करना, महसूस करना, ये सारी बातें भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, एक नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। बिगिनर्स जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं हिंदी भाषा को, जो विदेशों में भी बैठे हैं, उनको भी ये यहाँ तक इसकी ये चीजें समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। जो बुक होती है, किताबें होती हैं, वो यहाँ से शुरू होती है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। उसके बाद जो होते हैं वो अंग आहा, वो स्वर यही वाले होते हैं, इन्हीं में से हम रिपीट करते हैं। मेन स्वर ये होते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बीच में होता है री। इसको भी काउंट करके ये 11 स्वर हो जाते हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। मैं हिंदी भाषा की जितनी भी बारीकियां जो आप तक पहुंचे, आपके दिमाग तक वो पहुंचाना चाहती हूँ, जिस पर भी आपको डाउट है या कंफ्यूजन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, यानी कि व्यंजन क्या है। व्यंजन को हम मुख्य रूप से डिवाइड कर लेते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 आते हैं। स्पर्श व्यंजन इनको हमने 5 वर्गों में डिवाइड कर लिया, जिनके कारण हम समझ पाएंगे कि क वर्ग में कितने व्यंजन है, च वर्ग में कितने, और सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। 5 क देख, क वर्ग में क ख ग घ ङ 5 हो गए। च में च छ ज झ य, ट में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इनको 5 वर्गों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हर एक वर्ग में आए हुए सभी व्यंजन, जैसे क वर्ग में जितने 5 हैं वो सब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। यानी क है कंठ, कंठ से, यानी क जब हम बोल रहे हैं तो कंठ, एक तो आ तो गले के अंदर से आवाज आ रही है। जब क बोलेंगे तो क को बोलने के लिए तालू के पीछे कंठ जहां स्टार्ट होता है उसको छूकर, नीचे जीभ का पीछे का भाग ऊपर के कंठ को छूता है, तब हम क में आ मिलता है, तब हम क बाहर निकालते हैं। इस तरह से क ख भी उसी तरह से आएगा, उसी वही उच्चारण स्थान से क ख ग घ ङ। 5 वर्ण कंठ से होकर बाहर आते हैं, कंठ को छू कर बाहर आते हैं, इसलिए इसको एक वर्ग में रख लिया गया है। इसलिए इसके क वर्ग के सभी वर्ण को हम कंठ उच्चारण स्थान कहते हैं। ऐसी च वर्ग जब आता है तो च छ ज झ य। च जो है वो दांतों के पीछे और गले के बाद में ऊपर की तरफ जो तालू, जिसको हम तालू बोलते हैं, उस तालू को छूता है। च जीभ का बीच का भाग जो है वो ऊपर के तालू को छूता है, तब हम चा बोलते हैं, तब हम चा, छा, जा, झा, य। अब हम इसके उच्चारण को अगर हम सही से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम इससे बने शब्दों को भी ठीक से बोल पाते हैं। इसलिए उच्चारण स्थान का बहुत महत्व होता है शब्दों को बोलने के लिए। तो इसलिए उच्चारण स्थान पर जरूर ध्यान दें। च वर्ग कर्ण स्थान है तालू। ट जो है वो तालू से थोड़ा आगे और दांतों के पीछे वाला
जो भाग होता है उसको मूर्धा बोलते हैं, यानी मुख जो है, मुख के अंदर ऊपर वाला भाग मूर्धा होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, पांचों वर्ण ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं। तालु के आगे और दांतों के पीछे ऊपर वाले भाग को छूकर बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। तो सभी ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो यहाँ मूर्धा को ध्यान में रखकर हम शब्द को बोलेंगे तो हमारा उच्चारण अपने आप सही होगा। इसी तरह से ता वर्ग जो है दांतों के पीछे, जीभ जो है वो दांतों को छू कर आती है, दांतों के पीछे वाले भाग को छूती है, ऊपर वाले दांत। ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग दांतों को छूकर शब्द अक्षर जो है वो बाहर आते हैं स्वर की सहायता से, इसलिए ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। पा एकदम स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ओंठ मिलते हैं तब हम अक्षर बोल पाते हैं पा, फा, बा, भा, म। तो पा वर्ग के सभी पांचों वर्ण जो है वो ओंठ का उच्चारण स्थान है। पांचों वर्ण ओंठ को छूकर अक्षर बाहर आते हैं स्वर की सहायता से, इसलिए प वर्ग को हमने ओष्ठ उच्चारण स्थान के वर्ग में रख लिया। अब इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा उच्चारण बिल्कुल सही होता है, और जो भी उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है वो अपने उच्चारण को सही कर सकते हैं। जिनकी बचपन से आदत पड़ गई है गलत उच्चारण करने की, अगर वो इन स्वरों को और व्यंजनों के उच्चारण को ध्यान से समझ लें तो उनका उच्चारण अभी भी ठीक हो सकता है। वो ध्यान दें जिनका भी उच्चारण वो सही नहीं है शब्दों का। ये हैं 25 व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं गिनती में। अब इसको अगर समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और कौन से व्यंजन बाकी बचे हैं, जैसे कि य, र, ल, व, श, स, ह, फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। तो इनको हम पूरे अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझते हैं। तो व्यंजन हमने पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, उसके आगे है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और साथ में संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में क्या है। ऊष्म व्यंजन 4 हो गए। अब संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त का मतलब है कि 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, ये चारों ही। तो इसको त्र, यानी इसमें 2 मिले हुए त और र मिलकर बना है। ज्ञ में ज और य मिलकर बना है। श्र में श और र मिलकर बना है। क्ष में क और श। तो इनमें क्या क्या है ये भी मैं विस्तार से बताऊंगी ताकि समझ आए कि ये व्यंजन बने कैसे हैं। अब यहाँ पर अंतस्थ का मतलब है जिनको बोलने में हम सांस को अंदर रखते हैं। य, हम अंदर थोड़ा सा लेते हैं सांस को, तब हम य बोल पाते हैं, यानी अंदर की तरफ। य, र, ल, व। हम बाहर नहीं फेंक रहे सांस को, हम अंदर इकट्ठा करके तब बोलते हैं य, र, ल, व, है ना। य, र, ल, व, यहाँ तक है। कितना है? य, र, ल, व। अब ये जो है ऊष्म, ऊष्म का मतलब है हम सांस की गर्म हवा हम बाहर छोड़ते हैं, मतलब थ्रो करते हैं, तब ये वाले व्यंजन बाहर आते हैं। जैसे श, हवा को हम बाहर फेंक रहे हैं। श, श, सा, ह, बाहर आई ना हवा, इसलिए इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्योंकि इसको हम सांस अंदर रोक कर बोलते हैं, य, ऐसे बोलते हैं, य, र, ल, व, इस तरह से आवाज आती है, इसलिए इनको हमने इन व्यंजनों को अंतस्थ की श्रेणी में रखा है, ये वाले व्यंजनों को ऊष्म की श्रेणी में रखा है, और ये वाले संयुक्त हैं यानी 2-2 व्यंजनों से बने हैं, इसलिए इनको हमने संयुक्त व्यंजन रखा है। लेकिन संयुक्त व्यंजन और भी बहुत सारे हैं, मेन ये वाले हैं जिनको हम अगर ये समझ लें तो हम और भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन स्वरों और व्यंजनों के मेल से शब्द कैसे बनता है
और शब्द जो है, शब्द को अगर हम अलग अलग पोस्टमार्टम करके देखें तो उसमें कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, स्वर और व्यंजन कौन कौन से मिले हुए हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करना सीखेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखती हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछें। आप कहाँ अटकते हैं, कौन सा शब्द या कौन सा ऐसा व्यंजन है या फिर कोई भी वर्ण ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसको बोलना कैसे है, इसका उच्चारण ऐसे कैसे निकल रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। मैं हिंदी भाषा की जितनी भी बारीकियां जो आप तक पहुंचे, आपके दिमाग तक वो पहुंचाना चाहती हूँ, जिस पर भी आपको डाउट है या कंफ्यूजन है। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।